हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अंकुश। लास्ट क्लास में वेक्टर हम पढ़ रहे थे। वेक्टर में हमने लास्ट लेक्चर में वेक्टर एडिशन हमने कर लिया था एंड वैलिड एंगल के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम एक वैलिड एंगल का एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें मैं बताऊंगा कि वैलिड एंगल कैसे निकालते हैं, और उसके बाद हम पैरेललोग्राम मेथड यानी पैरेललोग्राम मेथड पढ़ेंगे, यानी पैरेललोग्राम का डेरिवेशन, यानी कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, है ना। तो इसमें हम दोनों मेथड करेंगे, ट्रायंगल मेथड है और पैरेललोग्राम मेथड है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर छोटा सा। मान लीजिए हमारा ए वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर है और ये हमारा सी वेक्टर है, राइट। दिस इज सी वेक्टर, ओके। ये हमारा ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, सी वेक्टर हो गया। इस वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 110 डिग्री है, ये आपका है 60 डिग्री और ये आपका है, ये मान लीजिए 50 डिग्री है और ये आपका 30 डिग्री है, राइट। अब पूछा है फाइंड आउट नंबर 1 a vector and find out angle between a vector and b vector। सेकंड है b vector and c vector, और थर्ड वेक्टर का थर्ड है b vector and c vector and a vector। इन तीनों में हमें एंगल निकालना है कि a वेक्टर b वेक्टर के बीच में क्या एंगल है, b के c के बीच में क्या है, c और a के बीच में एंगल कितना है, ये हमको निकालना है, ओके। आपको मैंने बताया था कि वैलिड एंगल का मतलब होता है कि दो या तो टेल टेल होने चाहिए या फिर हेड हेड होने चाहिए। अगर हमें एंगल निकालना है दो वेक्टर के बीच में तो इसका मतलब है कि वहां पर या तो टेल टेल कनेक्ट होना चाहिए या फिर हेड हेड कनेक्ट होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो तो यहाँ पर इसका तो क्या कनेक्टेड है, इसका टेल है और दूसरे का भी टेल है, ये ए वेक्टर है और ये सी वेक्टर है। तो बिटवीन अगर मैं बोलूं कि ए वेक्टर एंड सी वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना है, तो वो है बेटा 30 डिग्री। कितना एंगल है, 30 डिग्री। तो यहाँ पर हम सीधा सीधा लिख देंगे वेक्टर ए एंड सी या सी एंड ए इज 30 डिग्री, ओके, राइट, ओके। अब ये हम बी और ए के बीच में निकालते हैं, यानी ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के। अब ए वेक्टर का अगर यहाँ हेड है तो बी वेक्टर का यहाँ पर क्या है, टेल है। अगर यहाँ ए वेक्टर का हेड है, बी वेक्टर का टेल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें एक सिंपल सा काम करना पड़ेगा कि या तो हम इसको पीछे लेके आ जाएं ऐसे, या तो हम इसको ऐसे पीछे ले आए, ठीक है। तो इसका जो हेड है वो यहाँ आ जाएगा, तो हेड हेड हो जाएंगे, या फिर इस वेक्टर को आगे ले जाए तो टेल टेल हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इस वेक्टर को आगे ले जाते हैं और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ए वेक्टर हो जाएगा। अब ये वेक्टर आगे पहुंच गया, इसका मतलब ये वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना आ गया, जो आएगा वो आ जाएगा, तो ये आएगा 70 डिग्री। कितना है, 70 डिग्री। तो यहाँ आंसर आ जाएगा 70 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पर बी वेक्टर और सी वेक्टर को आगे ले जाओ ऐसे, ये बी वेक्टर। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल आएगा वो क्या होगा, वो होगा 130 डिग्री। तो ये आ जाएगा आपका 130 डिग्री। तो इस तरह से हम यहाँ पर एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब हम पढ़ेंगे वेक्टर एडिशन। क्या पढ़ेंगे, वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि सेम ऑर्डर में होना चाहिए। अगर दो वेक्टर सेम ऑर्डर में है तो अपोजिट वेक्टर उसका रिजल्टेंट होता है। ये हम निकाल चुके हैं, आता भी है। अब हमें उन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। दूसरा क्या निकालना है, दूसरा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। क्या, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट बिटवीन ए एंड या बी, है ना। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम ए वेक्टर और बी वेक्टर, या तो ए वेक्टर से या बी वेक्टर से उसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो रिजल्टेंट हमारा आया है, ठीक है। अब इसके कितने मेथड हैं उसको समझेंगे। अब इसको समझो। यहाँ पर एक तो हमारा
वेक्टर एडिशन में फर्स्ट हमारा जो है मेथड वो है ट्रायंगल मेथड, और दूसरा है पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चों, याद है मैंने आपको ग्राफिकल और एनालिटिकल वाला बताया था, तो ग्राफिकल तो आ गया, अब एनालिटिकल पे बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट कौन सा है, इंपॉर्टेंट दोनों ही है, दोनों का मतलब सेम रिजल्ट, दोनों का सेम आने वाला है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बस प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पर जैसे वेक्टर एडिशन करते हैं उस तरीके से अगर रिजल्ट निकालना है तो ये वाला मेथड लगाएंगे, और अगर हम दोनों टेल या दोनों हेड को लेकर चलेंगे तो ये वाला मेथड लगाएंगे। आप कहते हैं तो मैं दोनों मेथड करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रायंगल मेथड की। कौन सा? ट्रायंगल मेथड। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, पहले पैरेललोग्राम बता देता हूँ। क्या बता देता हूँ? पैरेललोग्राम। है ना, पैरेललोग्राम मेथड। अब याद देखो, यहां क्या करना है, मान लेते हैं कि ये एक वेक्टर ए है। क्या है? ए वेक्टर है। इस ए वेक्टर में और दूसरा वेक्टर बी है, ये वाला, राइट। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। इन दोनों के बीच में थीटा एंगल है। अगर मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, तो मैं इस वेक्टर को उठा करके यहां रख लूंगा। ठीक है, क्या कर लूंगा, इस वेक्टर को उठा करके मैं यहां रख लूंगा, राइट। अब ये वेक्टर क्या हो गया, देखो बी वेक्टर, ये वेक्टर बी है तो ये भी तो बी होगा, और ये ए है तो ये ए होगा। पैरेललोग्राम बन गया, नहीं बन गया? तो बस यही एक मेथड होता है पैरेललोग्राम का, और कुछ नहीं है इसमें, है ना। बस इसको उठा के यहाँ रख लिया तो ये पैरेललोग्राम बन रहा है, इसलिए इसको क्या बोल दिया गया, पैरेललोग्राम मेथड। ठीक है, अच्छा। अब वेक्टर ए आ गया, वेक्टर बी आ गया, इन दोनों के बीच में एंगल है। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा बेटा वो ये आएगा। ठीक है बेटा, तो ये आर वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये जो एंगल है उसको बोलते हैं अल्फा। क्या बोलते हैं? अल्फा, है ना। क्या बोलते हैं बेटा? अल्फा, राइट। अच्छा, अब इसमें हमें ये आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए काम करेंगे, इसको पहले नाम दे देते हैं। ये पॉइंट है P, ये Q, ये R, ये S, और यहां से एक आगे डालेंगे इसके ऊपर, इससे यहां से परपेंडिकुलर डाल देते हैं, है ना। वेक्टर A को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ वेक्टर B के हेड से इसके ऊपर क्या डाल देंगे, परपेंडिकुलर डाल देंगे। क्या डाल देंगे? परपेंडिकुलर। और ये एंगल हमारा क्या बनेगा, ये एंगल बनेगा थीटा, राइट। देखो देखो बन रहा है थीटा। क्यों थीटा है? अच्छा, ये वेक्टर कौन है बेटा, ये वेक्टर तो ए है और ये वेक्टर बी है, तो है ना, तो इनके बीच में एंगल कितना था, थीटा। देखो वेक्टर ए वेक्टर बी के बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो यहाँ पर ए और बी के बीच में कितना हो, थीटा। एंगल तो सेम ही रहना है। अच्छा, अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को मान लेते हैं टी। तो मैं बोलूंगा फ्रॉम ट्रायंगल ओ क्यू आर टी, क्यू आर टी। ठीक है, क्यू आर टी। अब ये क्यों लिया है इसको थोड़ी देर समझ लेते हैं। देखो, अगर तुम्हें ये रिजल्टेंट चाहिए, अगर तुम्हें ये वाला रिजल्टेंट चाहिए तो आपको कुछ ऐसा पता होना चाहिए जिससे हम इसे निकाल लें। अब ये रिजल्टेंट के लिए हमने क्या किया, इस पूरे सिस्टम को पाइथागोरस थ्योरम में बदल दिया। देखो बदला हुआ, देखो ये यहां से यहां तक अगर हमको पता चल जाए, यानी P से T तक हमें वैल्यू पता चल जाए और R से T तक वैल्यू पता चल जाए, तो मैं यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ, और पाइथागोरस थ्योरम लगा करके मैं इसकी R की वैल्यू निकाल लूंगा। तो मैं वही काम करने वाला हूँ। तो अब मुझे यहाँ से ये P से Q तक तो पता है कि A है, ठीक है। अब Q से T मुझे नहीं पता और R से T का भी मुझे नहीं पता, तो ये दोनों मैं फाइंड आउट करता हूँ। कैसे फाइंड आउट करना है तो आपको बताता हूँ। वैसे तो ये इस बी वेक्टर के दो कंपोनेंट आएंगे, एक बी कॉस थीटा एक बी साइन थीटा, उससे निकाल सकते हैं। लेकिन आप अभी 11th में आए हो तो आपको कंपोनेंट समझ नहीं आते, कंपोनेंट क्या चीज होती है, तो मैं इसको दूसरे तरीके से बताता हूँ, है ना, ट्रिग्नोमेट्री से। तो देखो फ्रॉम ट्रायंगल क्यू आर टी, तो यहाँ पर अगर हम देखें बेटा तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन थीटा। बोलो
साइन थीटा इक्वल टू आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर तो आर टी है, मॉड ऑफ आर टी वेक्टर, ऐसे लिखोगे इसको, मॉड ऑफ आर टी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर, ऐसे लिखना है, ध्यान रखना, ठीक है, वेक्टर को मॉड में रखना है। अच्छा, अब इसको आगे चलते हैं। तो बेटा यहां से देखो आर टी की वैल्यू कितनी आ रही है, तो मॉड ऑफ आर टी, मॉड ऑफ आर टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा मॉड ऑफ बी साइन थीटा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, मॉड ऑफ बी साइन थीटा। बोलो हाँ या नो, क्लियर है बच्चों, हाँ ठीक है, क्या आएगी, मॉड ऑफ बी साइन थीटा। अच्छा, अब इसके आगे देखो, अब मैं cos थीटा लगा देता हूं। cos थीटा क्या आ जाएगा, cos थीटा आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्यू टी वेक्टर का मॉड अपॉन क्या आ जाएगा, मॉड बी, है ना, मॉड बी वेक्टर। अब क्यू टी वेक्टर क्या आ जाएगा, तो क्यू टी वेक्टर आ जाएगा मॉड ऑफ बी cos थीटा, राइट। अच्छा, अब देखो ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जो भी है वो कितनी है, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी cos थीटा, है ना, ये आ गया। तो यहां से मैं सीधा सीधा बोल दूंगा कि पी क्यू वेक्टर, पी क्यू वेक्टर क्या आ जाएगा, पी क्यू वेक्टर का मॉड जो आएगा वो आएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी cos थीटा। अब इनको डायरेक्ट ऐड कर दिया है, जबकि वेक्टर में डायरेक्ट ऐड नहीं करते हैं। इनको क्यों किया, क्योंकि देखो दोनों की डायरेक्शन क्या सेम है, ए वेक्टर की भी डायरेक्शन यही है और बी cos थीटा जो आया इसका, ये जो आया है ना ये वाला, बी cos थीटा जो आया ना ये वाला, इसकी भी डायरेक्शन यही है, तो दोनों ऐड हो गए, ठीक है। अच्छा, मॉड ऑफ आर टी तो मैं निकाल चुकी हूं। अब क्या करेंगे, हम देखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल पी आर टी से पी आर वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू अंडर रूट क्या आएगा, मॉड ऑफ पी क्यू स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ आर टी स्क्वायर आएगा। अब देखो क्या करना है, मॉड ऑफ पी आर वेक्टर को मैं आर वेक्टर लिख दूं, ये पी आर का मतलब, पी आर का मतलब हो गया आर वेक्टर, तो मैं इसको आर वेक्टर लिख देता हूं, है ना बच्चों, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब अच्छा देख, इसमें जो पी क्यू है ना, पी क्यू, तो पी क्यू वेक्टर में ऑलरेडी निकाल चुका हूं। पी क्यू वेक्टर क्या है, पी क्यू वेक्टर है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर cos थीटा। तो यहां लिख सकता हूं ए वेक्टर मॉड प्लस बी वेक्टर cos थीटा होल स्क्वायर प्लस बी वेक्टर साइन थीटा होल स्क्वायर। अब इसको ओपन कर लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आता है ना, तो ये भी बताना पड़ेगा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे होता है ऐसे इसको ओपन कर लो, आंसर आ जाएगा। क्या आएगा बेटा, देखो ध्यान से, मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 बी वेक्टर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 वेक्टर ए वेक्टर बी cos थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मॉड बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट, ठीक है जी। अच्छा, अब इसको क्या लिख सकता हूं मैं, देखो ध्यान से, मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2 मॉड ए
मॉड बी कॉस थीटा। बोलो आया, है ना? दिख रहा है? ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस, यहाँ पर थोड़ा देख लेना, यहाँ पर जो आ रहा है, समझ गए बेटा? यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये है ना? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो दिया है ना, ये इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो मैं इसको जरा रफ कर देता हूं। ठीक है बच्चों, समझ आ गया होगा? अब यहां देखो, अब यहां पर जो देखें तो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू कितना आएगा, तो ए वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा। ये हमारा रिजल्टेंट है, यानी ये हमारा रिजल्टेंट आ गया सारे। अब पता होना चाहिए कि मॉड ऑफ ए वेक्टर लिखो या फिर ए लिखो, एक ही बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ऐसा लिख दूं, आर वेक्टर का इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ऐसा मैं लिख सकता हूं। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना? ये इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन आता है 3 मार्क्स में आता है ये। ठीक है, अच्छा, तो क्लियर है। अब यहां पर मैं क्या निकालना है, tan अल्फा निकालते हैं, डायरेक्शन निकालते हैं। देखो ये डायरेक्शन है, ये जो दिख रहा है ना, ये हमारे रिजल्टेंट की डायरेक्शन है। कहां से? ए वेक्टर से। अगर ए वेक्टर से अल्फा है तो बी वेक्टर से कितना होगा, थीटा माइनस अल्फा, राइट? तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इसी एक से निकाल लो, दूसरे से अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, tan अल्फा, वही फ्रॉम ट्रायंगल वाला, फ्रॉम ट्रायंगल से चलेंगे तो tan अल्फा इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस क्या है, मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। तो ये हमारा क्या है, डायरेक्शन का फॉर्मूला है tan अल्फा। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने सिर्फ क्या किया है, वेक्टर ए दिया था, ये हमारा वेक्टर ए था, ये हमारा वेक्टर बी था, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में मैं एक रिजल्टेंट निकालना था। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हमने पहले ए वेक्टर को बी वेक्टर के साथ सेम ऑर्डर में लगाया। सेम ऑर्डर में लगाने के लिए इसको उठा करके हमने पैरेलली शिफ्ट कर दिया, पैरेलल शिफ्ट करके ये सेम ऑर्डर में आ गया। फिर हमने रिजल्टेंट देखा। अब इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना था, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, हमने इसको पाइथागोरस थ्योरम में बदलने की कोशिश किया। हमने ऐसा कंडीशन बनाई कि जिससे हम पाइथागोरस लगाएं और आंसर हमारा मिल जाए, यानी जो रिजल्टेंट हमें चाहिए वो मिल जाए। तो हमने क्या किया, इसको वेक्टर को आगे बढ़ाया, आगे बढ़ा के इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल दिया। परपेंडिकुलर डाला तो हमें एक पाइथागोरस जैसा बनता दिखाई दे रहा है। अब पाइथागोरस तो बन गया, लेकिन पाइथागोरस लगाने के लिए उनकी वैल्यू भी पता होनी चाहिए। तो देखो हमें यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू थी वो निकालनी थी, ये वाली वैल्यू निकालनी थी, तो हमारा काम हो जाएगा। तो हमें ये वैल्यू तो पता है, ये वैल्यू भी पता है, बट ये और ये नहीं पता है। तो हमने क्या लगा दिया, फ्रॉम ट्रायंगल इससे क्यू आर टी से साइन थीटा लगाया, तो हमारा आर टी की वैल्यू आ गई, यानी इसकी वैल्यू आ गई। कॉस थीटा लगाया तो इसकी वैल्यू आ गई, क्यू टू की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास पी क्यू भी आ गया, आर टी भी आ गया। अब हमने क्या किया, फ्रॉम ट्रायंगल लगाया, फ्रॉम ट्रायंगल पी आर टी से, तो इस रिजल्टेंट की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। वेक्टर पी आर क्या आ जाएगा, वेक्टर पी आर, समझ आ गया, वेक्टर पी आर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस आर टी स्क्वायर। अब इसके आगे हमने सॉल्व कर लिया, इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर को ओपन किया तो ये आ गया। अब ये भी स्क्वायर कॉस थीटा है, देखो इसको और इसको हमने क्या कर लिया, कॉमन रख लिया। कॉमन रखा तो हमारी वैल्यू आ गई, है ना बच्चों। तो हमें क्या मिल गया, वेक्टर आर वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, तो इसको हम ऐसा भी लिखते हैं, तो इसलिए हमने ऐसा भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इसके आगे देखो, है ना, इसमें हम केस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, केस, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं। ठीक है,
अच्छे से एक बार पॉज करके नोट करना, पूरा डेरिवेशन नोट करना, फिर आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे, इसमें केस स्टडी करेंगे। केस वन, केस वन क्या है ध्यान से समझे। केस वन, अगर केस वन की बात कर रहे हैं, केस वन का मतलब है इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि अगर ए वेक्टर ये है तो बी वेक्टर भी ऐसा ही होगा, ठीक है, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। थीटा 0 है तो अंडर रूट, अब देखो यहाँ पर आर वेक्टर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 डिग्री। और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 0 की वैल्यू, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। क्या होती है 1, ठीक है बच्चों। तो बस हो गया काम खत्म। तो अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो यहाँ आ जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, राइट, है ना। तो सीधा सीधा आर, इसको कहते हैं आर वेक्टर का मैक्सिमम बोलते हैं बेटा ये, इससे ज्यादा वैल्यू कभी आएगी नहीं, है ना, ये मैक्सिमम वैल्यू है इसलिए। अच्छा, केस टू, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी आती है 0, यानी मॉड ऑफ आर वेक्टर क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू क्या 0, अगर इसकी वैल्यू 0 है इसका मतलब क्या है, ये पूरी वैल्यू 0 हो गई। तो सीधा सीधा मॉड ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, समझ आ गई। तो ये केस 2 है, कौन सा है, केस 2। अब केस 3 पे चलते हैं। केस 3 क्या है, केस 3 का मतलब है अपोजिट। क्या है, अपोजिट। केस 3 क्या है, अपोजिट। मतलब इसमें कैसा था मालूम है, इसमें एक वेक्टर अगर ऐसे लगा है तो दूसरा वेक्टर ऐसे लगा, ये ए वेक्टर है तो ये हमारा बी वेक्टर, दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। केस 3, केस 3 में क्या है, दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट हैं। क्या है जी, दोनों वेक्टर दूसरे के अपोजिट हैं, यानी इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री तो यहाँ पर cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी, cos 180 डिग्री वैल्यू कितनी आएगी, -1। तो मॉड ऑफ आर वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -1। मतलब सीधा सीधा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो माइनस आ जाएगा -2ab। तो इसका मतलब हो गया a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। तो मॉड ऑफ वेक्टर मिनिमम कितना आएगा, a माइनस बी, इसको मिनिमम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिनिमम। ये मिनिमम का केस है, यानी मिनिमम इतना होगा और मैक्सिमम ये आपने देख ही लिया। इसमें कंडीशन क्या है, अगर ए वेक्टर इधर है तो बी वेक्टर किधर होगा, इधर होगा, और दोनों के बीच एंगल कितना होगा, 180, ठीक है। अच्छा, अभी इसमें एक शॉर्टकट से मार देता हूं मैं। मान लो ये हमारा a माइनस बी है, आर हमारा जो होगा वो हमारा a प्लस बी ऐसा है, ये कंडीशन आएगी। यहाँ पर रेंज ऑफ थीटा, ये रेंज ऑफ आर है, दिस इज द रेंज ऑफ मैग्नीट्यूड। अच्छा, रेंज ऑफ एंगल ऑलरेडी मैंने बताया था,
थीटा कितना होता है मैक्सिमम, 0 से 180। थीटा रेंज अगर मैं बोलूं एंगल रेंज, एंगल रेंज कितनी आएगी, रेंज ऑफ एंगल, क्या बोलूं, रेंज ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या होगी, तो 0 डिग्री से थीटा 180 डिग्री तक कुछ भी हो सकता है। इक्वल टू लगा मतलब ये भी काउंटेड है, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब ये भी काउंट है, यानी इतना भी हो सकता है, a माइनस बी और a माइनस बी से बड़ा, a प्लस बी और a प्लस बी से छोटा, इन दोनों के बीच में कुछ भी हो सकता है। ऐसे 0 डिग्री और 180 के बीच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा है पैरेललोग्राम मेथड, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्रायंगल मेथड, है ना। ट्रायंगल मेथड में मैं पूरा नहीं बताने वाला हूं, कंडीशंस में लेके आ जाऊंगा पाइथागोरस थ्योरम वाली, और पाइथागोरस की थ्योरम की जो कंडीशन आ जाएगी उसके बाद तो जो पैरेललोग्राम में है वैसा ही आपका किसके अंदर होगा, ट्रायंगल के अंदर होगा। तो उसमें हमें ज्यादा नहीं आगे जाना है, ज्यादा नहीं इसको डीप में पढ़ना है। इसके बाद हम इस पर करेंगे क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना है। न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे अच्छे आते हैं और हमें उन सारे न्यूमेरिकल्स को अच्छे से करना भी पड़ेगा, है ना। अच्छा, आप जब भी आप ये वीडियो देखें तो ईयरफोन लगा के देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा बेटर क्वालिटी मिलेगी, आपको समझ में भी अच्छे से आएगा बेटा, और साउंड में भी क्लियरिटी होगी। ओके बच्चों, चलो बाय बाय।